नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट दोस्तों हमने पढ़ा था महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा अधिनियम है, देखिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। एक तो ध्यान रखना, कोई भी एक्ट पढ़ो तो एक्ट के साथ में उसका जो सन है वो हमेशा याद रखो कि इस एक्ट का कौन सा ईयर है, कौन सा सन है, किस वर्ष के अंदर ये आया। एक्ट के साथ में ध्यान रखें। एक थोड़ा सा जो हमने पीछे महिला अशिष्ट रूपांतरण पढ़ा था, हम रूपण महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध जो अधिनियम पढ़ा था, इस अधिनियम के अंदर एक ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी ऐतिहासिक इमारत, किसी ऐतिहासिक इमारत पर अगर किसी महिला को इस प्रकार का अगर अशिष्ट रूपण किया गया है तो हमारे पास में वो है इस दायरे के अंदर शामिल नहीं होगा। देखना, जैसे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर महिलाओं के इस प्रकार से कुछ नग्न तस्वीरें या इस प्रकार से कुछ आपत्तिजनक क्या है मूर्तियां बनी हुई हैं, तो उनको हम क्या नहीं कर सकते, इस अधिनियम के दायरे के अंदर लेकर के नहीं आ सकते, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। दूसरा, अगर किसी धार्मिक प्रयोजन हेतु अगर महिला का इस प्रकार से अशिष्ट रूपण को दर्शाया जा रहा है तो वो भी इस अधिनियम के दायरे के अंदर नहीं आएगा। और तीसरा, किसी काल्पनिक फिल्म के अंदर महिलाओं को इस प्रकार से अशिष्ट रूप से दर्शाया गया हो, उनके अंग विशेष के ऊपर टिप्पणी की गई हो, तो वो भी महिला अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर नहीं आएंगी। अब लौटते हैं हम, हमारा जो आज का अधिनियम है वो कौन सा है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। देखिए, ये आज के समय की नहीं है, ये बहुत पुरानी हमारे पास में समस्या थी वेश्यावृत्ति वाली। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो देह व्यापार चल रहा था ये आज की समस्या ना होकर के 1950 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक बैठक होती है सभी राष्ट्रों की। ये कहानी है मई 1950 की। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर मीटिंग होती है सभी राष्ट्र की, और वे इस मुद्दे के ऊपर विचार करते हैं और कहते हैं कि जो राष्ट्र का जो निर्माता है, जो युवा क्या है, इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों के अंदर या तो वो स्वयं क्या कर रहे हैं, इस तरह का देह व्यापार कर रहे हैं, या उससे लाभान्वित हो रहे हैं, या वो गलत मार्ग के अंदर जा रहे हैं। ध्यान रखना, किसी भी राष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो यूथ की होती है, सबसे ज्यादा युवाओं की पावर होती है। लगभग 60 से 70% किसी भी देश के अंदर युवा ही रहते हैं। ध्यान रखना, और जब युवा ये मार्ग से भटक जाते हैं तो वह देश के पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ध्यान रखना, तो इसलिए सभी राष्ट्रों ने कहा कि ये जो देह व्यापार है ये केवल एक किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, दुनिया के हर एक कोने के अंदर पाई जाने वाली एक खतरनाक बीमारी है। ध्यान रखना ये वाली। तो इस बीमारी से निपटने के लिए, इस कुप्रथा से या इस
समस्या से निपटने के लिए 9 मई 1950 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक अधिवेशन किया गया, एक बैठक की गई, जिसके अंदर सभी राष्ट्रों को कहा गया कि आप क्या कीजिए, अपने अपने कानून के अनुसार से एक्ट बनाइए, कानून बनाइए और कानून बना करके इन चीज़ों को रोकिए। ये मानव सभ्यता के लिए कलंकित चीज़ है, ये मानव सभ्यता को कलंक के लिए लेकर के जा रही है, इसे रोका जाए, इसलिए बैठक होगी। और इस बैठक की बदौलत भारत ने भी क्या किया, इस पे काम किया और भारत ने ये एक्ट बनाया अपना, कौन सा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्या कर दिया, भारत ने निर्माण कर दिया। अच्छा सुनो, हमसे पूछे इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है कि अनैतिक व्यापार, या हम बात करें वेश्यावृत्ति का निवारण अर्थात रोकना तथा इसके संबंध में नियम बनाना, यह इस एक्ट का क्या था, उद्देश्य था। ध्यान रखना उद्देश्य क्या था कि जो अनैतिक व्यापार है, जो देह व्यापार हो रहा है हमारे पास में, जो वेश्यावृत्ति पनप रही है, उस वेश्यावृत्ति को रोका जाए, इसका निवारण किया जाए और इनके खिलाफ कड़े से कड़े नियम बनाए जाए। यह हमारे इस एक्ट का क्या है, उद्देश्य है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक्ट के ऊपर चलते हैं और एक्ट की एक एक धाराओं के ऊपर, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम। देखिए, अब शायद आई थिंक आपको पहली धारा तो याद नहीं करनी पड़ रही होगी। धारा पहली में क्या आएगा, किसी भी एक्ट की धारा 1 और 2 सबसे आसान है याद करने के अंदर। क्या, धारा 1 में क्या, नाम, लागू तथा विस्तार, ध्यान रखना। ठीक है ना, नाम, लागू तथा विस्तार ये वाला है। अब हमें मालूम है कि इसका नाम क्या है, नाम जो हमें दे रखा है वही नाम है इसका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये इसका क्या है, नाम है हमारे पास में। फिर लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 30 दिसंबर 1956। ठीक है ना, कब लागू हुआ, 30 दिसंबर 19 को लागू हुआ। बनने के साथ में ही ये एक ऐसा एक्ट था, ध्यान रखना, जो बनने के साथ ही इफेक्टेड हो गया था, परिवर्तन में आ गया था, प्रभावी रूप के अंदर आ गया था, और अर्थात मतलब क्या हो गया था, ये लागू हो गया था बनने के साथ ही, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका विस्तार। तो विस्तार इसका क्या था, संपूर्ण भारत के अंदर। हालांकि इसके धारा 3A के अंदर हमारे पास में 3 के अंदर 2 के अंदर 3 के अंदर क्या थे, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे जो निरस्त हो चुके हैं वर्तमान के अंदर, लेकिन उसमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू था, ध्यान रखना। ये मैंने बोला किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, ये लगभग हर जगह की फैली हुई सबसे बड़ी मानव समाज के ऊपर कलंक है, देह व्यापार जो है, वेश्यावृत्ति जो है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत के इसका विस्तार था, ध्यान। ठीक है, तो ये धारा 1 नोट करें फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं धारा 2 की ओर। धारा 2 में आपको मालूम होता है हमेशा की तरह धारा 2 के अंदर क्या मिलेगी, हमें परिभाषाएं ही मिलेगी। आइए, धारा 2, और धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं। परिभाषाएं किसकी हैं, ये एक्ट की जो मुख्य शब्दावली होती है वो यहां मिलती है। ठीक है ना,
कि किसी भी चीज के अंदर अब एक्ट के अंदर बार बार वो चीज डिफाइन नहीं की जाती है, ध्यान रखना। या पहले बता देते कि वैश्य का मतलब क्या है, अवैश्य का मतलब क्या है, वैश्यावृत्ति का मतलब क्या है, वैश्यागृह का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो भी टर्म्स यूज होने वाली है वो पहले ही डिफाइन कर जाती है, किसका मतलब ये है। एक्ट के अंदर पूरे दोबारा अगर ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों का ये अर्थ रहेगा, ये शब्दावली परिभाषाएं डिफाइन हो जाती है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक परिभाषा है धारा 2A के अंदर, धारा 2A के अंदर परिभाषा है वेश्यागृह की। वेश्यागृह क्या होता है कि किसी स्थान, घर या मकान या घर के किसी भाग का, दोनों बातें, यहां पूरे घर के अंदर, यहां घर के किसी भाग के अंदर, किसी भाग का किसी व्यक्ति के अभिलाभ या दो से अधिक वेश्याओं के अभिलाभ हेतु लैंगिक शोषण या दुरुपयोग हेतु लैंगिक शोषण या दुरुपयोग हेतु प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, वेश्यागृह होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, सुनिए आराम से, कुछ भी नहीं है। कि क्या कि किसी भी स्थान, किसी भी घर या किसी भी मकान या किसी घर के किसी भूभाग का प्रयोग किस लिए किया जा रहा हो, या तो कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए, ठीक है ना, वहां पर क्या दो या दो से अधिक वेश्याएं, अगर सिंगल है तो वो वेश्यागृह की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, ध्यान रखना, ये इसके कोटेशन है, दो या मोर देन टू, ठीक है ना, टू एंड मोर देन टू हमारे पास में अगर प्रोसिक्यूटर वहां पर है, वेश्याएं अगर हैं, वो अपने अभिलाभ के लिए लैंगिक शोषण करवा रही हैं या इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है, तो वो भवन किसके अंदर आएगा, वेश्यागृह की कैटेगरी के अंदर आएगा, वेश्यागृह की श्रेणी के अंदर शामिल होगा। ये किस में कहा गया है, ये धारा 2A के अंदर कहा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए धारा 2CA के अंदर बात करते हैं। CA या आप कह दें क्या, धारा 2 गै और फिर कौन सी कै, जैसे मर्जी आ जाए, है ना। यहां परिभाषा किसकी दे रखी है, बालक की परिभाषा दी हुई है कि बालक कौन होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, अब जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो हमारे पास में आरटी एक्ट हो, चाहे हमारे पास में वो घरेलू हिंसा का अधिनियम हो, चाहे वह पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो अनैतिक व्यापार का अधिनियम हो, चाहे लैंगिक उत्पीड़न का अधिनियम हो, जितने भी एक्ट हैं, बाल विवाह का अधिनियम हो, सभी एक्ट, बाल श्रम का अधिनियम हो, जितने भी लगभग हम 14 के तकरीबन एक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ आप वासु जी सर करवा रहे हैं, कुछ हम करवा रहे हैं, तो इन एक्ट के अंदर, सभी एक्ट के अंदर क्या है, हमें चाइल्ड की, बालक की परिभाषा दे रखी है और सब जगह बालक की परिभाषा अलग अलग है। तो आप अपने नोट्सों के अंदर डिफाइन कर लें कि कौन से एक्ट के अंदर बालक की परिभाषा क्या है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा कि बालक होता है। अब ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखना,
क्योंकि आपका आरटी एक्ट बालक मानता है 6 से 14 साल को। ये जो एक्ट है आपके पास में अनैतिक व्यापार अधिनियम, ये मानेगा हमारे पास में किसको, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसको। कुछ एक्ट है वो 12 वर्ष की आयु तक मानते हैं। अब अलग अलग एक्ट के अंदर बालक की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए आप क्या कीजिए कि जहां जहां जो जो कोटेशन है बालक की, उन कोटेशन को एक जगह अपने नोट्स के अंदर व्यवस्थित रूप से कर लें, ताकि बाद में कंफ्यूजिंग ना हो। और बाद में होता क्या है, क्वेश्चंस जब पूछ जाते हैं, सर बालक तो देखो मैंने वहां पढ़ा था, उसके अंदर वो था, अरे वहां पढ़ा था, अगला किस एक्ट के बारे में पूछ रहा है वो तो देख लो ना। हमें जिस एक्ट के अंदर पूछे ना, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही परिभाषा बतानी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसका पढ़ने का सलीका अलग होता है। एक्ट को आपको नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं वैसे नहीं पढ़ करके, थोड़ा सा पढ़ने का शॉर्ट और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, खंडों में बांट करके पार्ट को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो सुनिए, धारा 2C के अंदर क्या है, बालक की परिभाषा है। बालक कौन है, बालक वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। वो व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो क्या होता है, बालक होता है इस अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान रखना। फिर अगर इसी अधिनियम की धारा बात करें हम 2CB की अगर बात करें, ये ए के अंदर है धारा 2CB, अर्थात ग के अंदर धारा ख। यहां पर जो परिभाषा दे रखी है हमें, वो किसकी दे रखी है, अवयस्क की परिभाषा दे रखी है। अवयस्क स कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना भी, अगर हिंदी में गड़बड़ हो तो देख लेना भी आप, है ना। अवयस्क कौन सा होता है, अवयस्क वह होता है कि वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। हमारे पास में कौन सा अवयस्क कौन सा आ जाएगा कि वो बालक या वो व्यक्ति जिसने 16 साल की आयु तो पूरी कर ली, जो 16 साल की आयु पूरी नहीं करेगा वो तो बालक की कैटेगरी के अंदर आ गया। 2CB के अंदर क्या दे रखा है कि जिसने 16 साल की आयु तो पूरी कर ली, लेकिन जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है वो किसके अंदर आ जाएगा, अवयस्क की परिभाषा में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2CC के अंदर। आप वीडियो रोक करके नोट कर लिया करें भी इसको। ठीक है, धारा 2CA, इसके अंदर हमारे पास में सॉरी 2CA 2CC, इसके अंदर परिभाषा है टू सी के अंदर है वयस्क, ठीक है ना। वयस्क की क्या परिभाषा है, देखिए, वयस्क वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, वयस्क आ जाएगा। ध्यान रखना, तो जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो बालक के अंदर,
जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, 18 वर्ष की पूर्ण नहीं किया, वो अवयस्क के अंदर, और जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो किसके अंदर आ जाएगा, वयस्क के अंदर आ जाएगा। तो इन परिभाषाओं को दिमाग में रखना, हमारे पास में ध्यान रखना, ठीक है ना। धाराओं को मैं फिर से एक साथ लिख देता हूं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग अगर हो तो देखना। 3 धाराएं हैं हमारे पास में, एक तो है 2AA, ठीक है ना, धारा 2AA। दूसरा है हमारे पास में धारा 2CA, और तीसरी धारा 2CB, ठीक है ना। 3 धाराएं, धारा 2AA या कै, दूसरा 2CA या गै, और तीसरी है 2CB, ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, धाराओं को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बिल्कुल क्लियर रहता है। 2AA के अंदर है बालक, देखना नोट करना, 2AA के अंदर बालक है, 2CA के अंदर है हमारे पास में वयस्क, और 2CB के अंदर है अवयस्क। इसको नोट कर लें, भी ध्यान रखना, पीछे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी धाराओं के अंदर, थोड़ा सा करेक्ट कर लें से कि 2AA के अंदर तो बालक है, 2CA के अंदर वयस्क है, 2CB के अंदर हमारे पास में अवयस्क। बालक जिसने 16 साल की आयु पूर्ण नहीं की हो, वयस्क जिसने 18 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, अवयस्क जिसने 16 साल की आयु तो पूर्ण कर ली लेकिन 18 साल की आयु पूर्ण ना की हो, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इनको भी। फिर धारा 2 के अंदर ही एक परिभाषा आती है वेश्यावृत्ति की, ध्यान रखना हमारे पास में। धारा 2 है शायद, धारा है इसकी 2, और ये अब ABCD में आप देख लेना कहां पर जाएगा ये वाला। 2 के अंदर परिभाषा दे रखी है किसकी, वेश्यावृत्ति की। तो वेश्यावृत्ति क्या होती है भी ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या है कि वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाए, प्रयोग के अंदर क्या किया जाए, प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाए, अर्थात वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण या दुरुपयोग किया जाए, तो यह किस में आएगा, वेश्यावृत्ति के अंदर। कोई भी व्यक्ति है, अगर व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का लैंगिक शोषण का प्रयोग या उसके साथ दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा है कि जिसका वाणिज्यिक अर्थात पैसों के लिए क्या किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वह वेश्यावृत्ति की परिभाषा के अंदर आएगा। ये 2 के अंदर परिभाषा दी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या, धारा 3
धारा 3, धारा 3 के अंतर्गत क्या है कि वेश्यावृत्ति कराने, ठीक है, या फिर हमारे पास में परिसर उपलब्ध करवाने, वेश्यावृत्ति चलाने या परिसर उपयोग करने या प्रबंधन में सहायता हेतु, प्रबंधन में सहायता हेतु, प्रबंधन में सहायता करना हेतु सजा या दंड का जो प्रावधान है वो किसके अंदर है? धारा 3 के अंदर वेश्यावृत्ति चलाने, परिसर उपलब्ध करवाने और वेश्या परिसर को वेश्यागृह के रूप में उपयोग लेने, उसको सहायता करने के लिए हमारे पास में क्या है कि दंड और सजा के बारे में बता रखा है। अब इसमें दंड के अंदर अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है या उसका प्रबंधन करता है या सहायता करता है तो पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है, ठीक है, या प्रबंधन में सहायता करता है, प्रबंधन में सहायता करता है या प्रबंधन करता है, ऐसा करता है तो प्रथम दो सिद्धि के ऊपर, प्रथम दो सिद्धि पर न्यूनतम उसके लिए जो है वो 1 साल का कारावास है। ध्यान रखना, न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास। लेकिन ये दोनों ही कैसे कारावास हैं? कठोर कारावास है। और जुर्माना कितना? 2000 रुपये जुर्माने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। यह प्रथम दो सीधी के ऊपर ध्यान रखना कि कम से कम 1 वर्ष और हमारे पास में अधिकतम कितना? 3 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास, और साथ के अंदर 2000 रुपये जुर्माना। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी द्वितीय पुनरावृत्ति हो जाए तो धारा 3 ही चल रही है। आइए देखते हैं द्वितीय पुनरावृत्ति पर। हाँ, तो द्वितीय दो सिद्धि के ऊपर क्या होगा हमारे सामने? वो तो प्रथम दो सिद्धि पे हो गया। अगर अपराध की पुनरावृत्ति हो या पश्चातवर्ती द्वितीय दोष सिद्धि पर, द्वितीय दो सिद्धि के ऊपर बात करें तो न्यूनतम 2 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास। ध्यान रखना, ठीक है ना। और जुर्माना कितना रहेगा? जुर्माना रहेगा 2000 रुपये। जुर्माना 2000 रुपये
जुर्माना रहेगा। ध्यान रखना कि अगर वो द्वितीय दोषसिद्धि हो तो न्यूनतम 2 साल की कैद होगी, अधिकतम 5 साल का कठोर कारावास। जुर्माना उतना ही है, जुर्माना 2000 रुपए है। ध्यान रखना, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर जिस मकान के अंदर वेश्यागृह चल रहा है, वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है, उस परिसर के जो पट्टाधारी है, सुनिए क्या, ये तो हमारे पास में क्या वेश्यावृत्ति चलाने के लिए या वेश्यावृत्ति का प्रबंधन करने के लिए या प्रबंध में सहायता करने के लिए दंड है। ध्यान रखना। दूसरी अगर बात करें हम कि यदि कोई पट्टाधारी या हमारे पास में भार साधक, पट्टाधारी या भार साधक क्या कर रहा है, अपने मकान का प्रयोग कर रहा है इस कार्य के लिए। भार साधक, यदि कोई पट्टाधारी भार साधक इस कृत्य हेतु जानबूझकर परिसर का प्रयोग करता है या किसी अन्य को करने देता है, तो उसके लिए दंड और सजा का प्रावधान हमारे पास में क्या, कि जिस परिसर के अंदर वेश्यावृत्ति चल रही है उस परिसर के जो भू साधक है, हमारे पास में भार साधक है, या जो उस परिसर का पट्टा धारक है, वो जानबूझ करके वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यागृह के रूप के अंदर उस परिसर का प्रयोग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने दे रहा है, तो उनके लिए दंड और सजा का प्रावधान देखिए। प्रथम दोष सिद्धि के ऊपर, प्रथम दोष सिद्धि पर, प्रथम दोष सिद्धि बात करें तो न्यूनतम 2 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास है। ध्यान रखना, प्रथम दोष सिद्धि के ऊपर न्यूनतम 2 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है। और इसके साथ में देखिए, प्रथम दोष सिद्धि न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम नहीं है, प्रथम दोष सिद्धि के ऊपर ये पट्टाधारी के लिए, भार साधक के लिए है, मकान मालिक के लिए है। तो प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक का कीजिए, इसको 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, ठीक है, और प्लस में 2000 रुपए जुर्माना। क्या, ये मकान मालिक के लिए ध्यान रखना, मकान मालिक के प्रथम दोष सिद्धि के ऊपर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास। अब 2 वर्ष तक कितना भी कर सकता है, और द्वितीय दोष सिद्धि पर, द्वितीय दोष सिद्धि पर क्या होगा हमारे पास में, 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का कठोर कारावास प्लस जुर्माना। जुर्माना कितना, यहां जुर्माना जो होता है वो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से तय करता है। जुर्माने का फिक्स प्रावधान नहीं है, जितनी मजिस्ट्रेट की इच्छा होगी उतना जुर्माना क्या कर देगा, उस पर लागू कर देगा। तो ये होगी हमारी धारा 3, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं धारा 4 की ओर, नोट कीजिए इसे। इसमें थोड़ी सी सजाएं ज्यादा हैं, तो सबको अलग अलग बार बार लिख करके तैयार करना भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस एक्ट के अंदर सजा का प्रावधान अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग है। धारा 3 में भी है, धारा 4 में भी है, 5 में भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो धारा 4 के अंदर क्या करता है
कि अगर वेश्यावृत्ति के उपार्जनों के ऊपर जीवन निर्वाह किया जा रहा है, क्या धारा 4 क्या कह रही है? यदि वेश्यावृत्ति के उपार्जनों अर्थात आमदनी पर, उपार्जनों पर जीवन निर्वाह मतलब आजीविका के लिए काम किया रहा हो, जीवन निर्वाह हो के हेतु सजा का प्रावधान रखना। अगर वेश्यावृत्ति के उपार्जनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो उन व्यक्तियों के लिए सजा का क्या प्रावधान है? देखिए सुनिए, पहली कंडीशन कि अगर 18 साल से कम आयु अधिक आयु के व्यक्ति को जानबूझ करके, पहली कंडीशन बोल रहा हूं मैं, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को जानबूझ करके वेश्यावृत्ति के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसके उपार्जन के ऊपर या तो हम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जानबूझ करके वेश्यावृत्ति उपार्जन पर पूर्णतः या अंशतः, या तो आप पूर्ण रूप से क्या हो, वेश्यावृत्ति की आमदनी पर डिपेंडेंट हो 18 साल के अधिक आयु अर्थात वैश्य की आयु पर, और या क्या हो आपका हिस्सा हो उसके अंदर कि भाई मेरे हिस्से में तो 2000 4000 5000 जितने भी आए, चाहे आपका कोई हिस्सा हो उसके अंदर, चाहे आप पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो, तो उन दोनों के लिए सजा का प्रावधान। ठीक है ना, ये दे रखी है। सजा कितनी है हमारे पास में? सजा जो है 2 वर्ष का कारावास है और 1000 रुपये जुर्माना। सजा 2 वर्ष का कारावास प्लस 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों ध्यान रखना, 2 साल का कारावास हमारे पास में, 1000 रुपये जुर्माना, और या दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना यहां पर। लेकिन ध्यान रखना, अगर यह उपार्जन किससे किया जा रहा हो, बालक के द्वारा किया जा रहा हो, यह तो वैसे की बात हो रही ही है। दूसरी बात करूं, अगर उपार्जन बालक से किया गया हो, बालक का मतलब 16 साल से कम आयु का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अगर वेश्यावृत्ति में धकेल करके उसके वेश्यावृत्ति की आमदनी पर कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह कर रहा है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो उसके लिए सुनिए कि उसके लिए न्यूनतम जो है हमारे पास में 7 वर्ष की कैद है। न्यूनतम दिखाई दे रहा है, 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास। ध्यान रखना, कम से कम 7 साल का कारावास और अधिकतम 10 साल का कारावास, और ध्यान रखना इसके साथ साथ इनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, और जो जुर्माना होगा वो अपने विवेक से तय किया जाएगा, कोई निर्धारित नहीं है यहां पर। तो ये कार्य हो गया किसके अंदर, हमारे पास में धारा 4 के अंदर। फिर बात करते हैं हम धारा 5 की। देखिए धारा 5 के अंतर्गत हम वेश्यावृत्ति के लिए किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, किसी को हम उकसाते हैं, वो यहां पर है, चाहे हम बालक को या बालिका को तो धारा 5 क्या हमारे पास में,
धारा 5 कि अगर किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपात्त का मतलब प्राप्त किया जाए, उपात्त किया जाए या ले जाया जाए तो सजा का प्रावधान हमारे पास में, ले जाया जाए या उत्प्रेरित किया जाए, प्रेरित किया जाए तो सजा का प्रावधान। यहां वेश्यावृत्ति के लिए अगर किसी बालक को प्राप्त किया जाता है, ले जाया जाता है या उसको प्रोत्साहित किया जाता है, दुष्प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो इस संबंध के अंदर क्या किया गया, सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान देखिए कैसे हमारे पास में, अगर किसी व्यक्ति को हम चाहे उसकी सहमति हो, उसकी सहमति के बिना, पहली कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति को उसकी चाहे सहमति हो या बिना सहमति के दुष्प्रेरित किया जाए, बिना सहमति के दुष्प्रेरित किया जाए, सहमति या बिना सहमति के, और उसको वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त किया जाए, तो हमारे पास में न्यूनतम 7 वर्ष और स्थिति में न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। जब हम इसको राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो आप जो हमारा इसी के एक्ट के अंदर धारा 23 के अंतर्गत राजस्थान को नियम बनाने की शक्ति है। अगर उन नियमों की अगर हम बात करें तो उस नियमों के अंदर सजा का प्रावधान बता देता हूं, तो वो सजाएं लिख लो आपके लिए, क्योंकि आपके शायद वो ही पूछेगा। तो उन सजाओं के अंदर देखिए क्या है सजा, जो 58 का एक्ट है, अनैतिक व्यापार, जो हमारे पास में स्त्री और लड़कियों का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1958 का है, जो राजस्थान में प्रभावी है, उसके अंतर्गत जो है प्रथम 2 सिद्धि पे पर न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष का प्रावधान। आप इसे याद रखें, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि हमसे राजस्थान के अंदर 58 वाले एक्ट के अंदर पूछेंगे, और 58 का एक्ट है वो 56 के एक्ट को बेस मान कर, ये ध्यान रखना। अब जब ऐसे तो 86 के अंदर भी अधिनियम आया था, 2006 के अंदर भी आया था, उस अधिनियम के अंदर क्या कर दिया, धारा 13 के द्वारा हमने क्या किया, इसकी धारा 10 और 12 को निरस्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान के अंदर जो एप्लीकेबल है हमारे पास में, जो इसके ऊपर आच्छादित है, प्रभावी है, वो एक्ट ये है। तो इसके अंदर न्यूनतम 3 वर्ष का और अधिकतम 7 वर्ष का। इसके साथ साथ अगर जुर्माना पूछे तो जुर्माना ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर कितना इसका जुर्माना 2000 रुपए है। जुर्माना 2000 रुपए रहेगा, ध्यान रखना, नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर यही अपराध क्या हो कि इच्छा के विरुद्ध किया जाए, दुष्प्रेरित क्या किया जाए, इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा हो, तो हमारे पास में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास होगा हमारे पास में, ध्यान रखना। इसको भी नोट डाल के लिख लें कि अगर अपराध इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है ना, इच्छा के विरुद्ध होने के ऊपर न्यूनतम हमारे पास में कितना, 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास हो सकता है।
न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिकतम 14 वर्ष का कठोर कारावास होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर किसी बालक को, हमारे पास में 16 साल से छोटे बच्चे को अगर इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसको भी नोट डाउन में रखना कि अगर बालक के विरुद्ध हो, और बालक का मतलब यहां पर क्या है, 16 साल से कम आयु का, अगर बालक के विरुद्ध उसको इस कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो अधिकतम यहां तक आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया, ध्यान रखना। कम से कम 7 साल तो होगा ही होगा, ये तो डेफिनेटली है। न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है, ध्यान रखना। कि हमने बात की है कि अगर किसी को हम वेश्यावृत्ति के लिए दुष्प्रेरित करते हैं, चाहे उसकी सहमति हो चाहे उसकी सहमति न हो, ध्यान रखना, तो इस स्थिति के अंदर अपराध के बारे में बात हमने कर ली है। तो अगर ये किसी बालक को अर्थात 16 साल से कम उम्र के बच्चे को हम प्रेरित कर रहे हैं तो न्यूनतम 7 साल, अधिकतम 14 साल। अगर ये अपराध उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है तो हमारे पास में न्यूनतम 7 साल, अधिकतम 14 साल का कारावास रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें हम और करते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि अगर सार्वजनिक स्थलों के आसपास वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन किया जाए या वेश्यावृत्ति की जाए, जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं, चाहे वो विद्यालय भवन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे धार्मिक स्थान हो कोई भी, या कुआं तालाब, कोई भी सार्वजनिक महत्व की जगह है, अगर उसके पास कोई वेश्यावृत्ति करता है तो उसे 3 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इस बात को भी नोट कर लें कि अगर सार्वजनिक स्थल के पास वेश्यावृत्ति की जाती है तो 3 माह का कठोर कारावास का प्रावधान है, ध्यान रखना। धारा 8 की अगर हम बात करें कि अगर धारा 8, अब महत्वपूर्ण धाराओं के ऊपर चर्चा करते हैं। धारा 8 के अंदर अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वेश्यावृत्ति के लिए याचना कर रहा है किसी के सामने, ठीक है ना, गिड़गिड़ा रहा है, विलुप्त कर रहा है हमारे पास में कि आप वेश्यावृत्ति कीजिए, इसके लिए कोई याचना कर रहा है तो धारा 8 के अधीन उसे क्या होगा, 6 माह का कारावास किया जाएगा। धारा 8 क्या कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए याचना कर रहा है, वेश्यावृत्ति के लिए याचना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके लिए 6 माह का कारावास, 6 माह का कारावास तथा इसके साथ साथ उसके ऊपर जो है 500 रुपए का जुर्माना होगा, ध्यान रखना। 500 रुपए का, समझे ना, कि अगर धारा 8 क्या कह रहे हैं, आप किसी बालक के सामने या किसी व्यक्ति के सामने ये डिमांड कर रहे हैं कि वो वेश्यावृत्ति करे, याचना कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं, विक्षुब्ध कर रहे हैं, तो इस स्थिति के अंदर उसके लिए हम 6 माह के कठोर कारावास और साथ में 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है, धारा 8 कह रही है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हो गया नोट। फिर हम बात करते हैं जो हमारा 86 का जो अधिनियम आया था, अनैतिक व्यापार अधिनियम जो आया था 86, हमने पढ़ा था कि जो अनैतिक देह व्यापार का अधिनियम था हमारे सामने 86 के अंदर आया है। उस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि देखना, स्त्री तथा लड़की
अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 संशोधन था, ध्यान रखना ये वाला, जो 56 के अंदर अधिनियम आया था, 1956 के अंदर जो अधिनियम आया था उसमें संशोधन किया गया 1986 के अंदर। तो इस संशोधन अधिनियम की धारा 13 के द्वारा धारा 10 और 12 को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इस बात को याद रखना। एक तो क्या 86 की कौन सी धारा, धारा 13 के द्वारा 1956 की धारा 10 और धारा 12 को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपसे पूछ ले कि 1986 के जो अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम था, संशोधित अधिनियम, उसके अंतर्गत 1956 के किस धाराओं को कैंसिल किया गया, तो वो धाराएं थी 10 और 12। और एक बात आप विशेष और ध्यान रखना, इसी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमने क्या किया गया है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और इस नियुक्ति के लिए ध्यान रखना कि कमेटी जो गठित है उसमें विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है इसके लिए कि इस प्रकार के अपराधों की जांच के लिए। लेकिन ये विशेष पुलिस अधिकारी जो है इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा, ध्यान रखना। निरीक्षक रैंक से नीचे का नहीं होगा। ये धारा 13 के अंदर एक बात और याद रखना कि धारा 13 के अंदर विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बात की गई है, जो निरीक्षक रैंक से नीचे नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक, फिर बात करते हैं हम धारा 14 की। धारा 14 के अंदर अपराध की प्रकृति के बारे में बता रखा है हमें कि अपराध की प्रकृति कैसी है इसकी। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी एक्ट है सभी एक्ट के अपराध की प्रकृति को हमेशा ध्यान रखना कि वो जो प्रकृति है वो संज्ञेय प्रकृति है या कैसी है, ध्यान रखना। तो धारा 14 हमें क्या बता रही है, धारा 14 बता रही है कि अपराध जो है, अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, अर्थात बिना वारंट के क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिना वारंट के भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यहीं से धारा 14 के साथ में ध्यान रखना, धारा 15, धारा 15 के अंदर क्या है कि विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी को बिना वारंट तलाशी का अधिकार है। जो हमने विशेष पुलिस अधिकारी धारा 13 के अंदर नियुक्त किया था, उस विशेष पुलिस अधिकारी को धारा 15 के अंतर्गत यह छूट दी गई है कि वो बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के भी क्या कर सकता है, ऐसे स्थानों की तलाशी ले सकता है। ये धारा 15 के अंदर नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम। फिर 15 के बाद में हमारे पास में महत्वपूर्ण धारा है धारा 22। धारा 22 के अंदर क्या हमने शीघ्र विचारण की बात की है, ध्यान रखना। धारा 22 कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, ये धारा 22 के अंदर। ये न्यायालय जिला स्तर के ऊपर भी चलेंगे और महानगर क्षेत्रों के अंदर उच्च न्यायालय की भूमिका के द्वारा चलेंगे। राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा संचालित होंगे। ये जो विशेष न्यायालय की स्थापना है वो
राज्य और केंद्र के द्वारा होगी। और इस अधिनियम की आपको लास्ट इंपॉर्टेंट धारा बता रहा हूं, धारा 23। धारा 23 के अंदर क्या है? राज्यों को नियम बनाने की शक्ति, राज्यों को नियम बनाने की शक्ति, ध्यान रखना। और राज्यों को नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत हमने क्या किया गया कि राजस्थान के अंदर राजस्थान महिला और लड़कियों का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1958 आया, ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत धारा 23 की बदौलत ही हमने क्या बनाया? राजस्थान महिला एवं लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1958 का निर्माण किया, ध्यान रखना। 1958, तो राजस्थान में 1958 के अंदर अमेंडमेंट करके इस 1956 के अधिनियम को हमने संशोधित करके 1958 के रूप में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और 86 के अंदर 1986 के अंदर इस अधिनियम का फिर से एक संशोधित रूप आता है, ध्यान रखना। तो ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों। तो बस ज्यादा इसमें, एक तो राज्यों को नियम बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत है? धारा 23 के अंतर्गत। फिर विशेष न्यायालयों की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत है? वो हमारे पास में 22 के अंतर्गत। बिना वारंट के तलाशी 15 के अंतर्गत हमारे पास में। अपराध की प्रकृति संज्ञेय 14 के अंतर्गत। 13 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। और 86 की धारा 23 के अंदर 10 और 12 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। और बाकी हमने धारा 3 से लेकर के हमने 8 तक सजाओं के बारे में बात कर ली है, तो इन सजाओं को ध्यान रखना है। और 1 और 2 के अंदर परिभाषा और नाम है, इन बातों को हमें ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।